अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शामी रोहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। बुर्ज दलवलों का 2025 कैसा रहेगा, इसकी तफसीलात इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। याद रहे, ये वीडियो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक आपने देखनी है और मून साइन और स्टैंडर्ड बेस पे देखनी है। जिन लोगों का मून साइन या स्टैंडर्ड जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक एक्वेरियस है, ये वो वीडियो उनके लिए। सन सॉडिक से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने अपने 25 साल के तजर्बात के निचोड़ के बाद वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी दोनों पे मैं काम करता हूँ, लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा परफेक्शन जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे देखी। इनके योग्स, इनके पेंडिंग कर्मास, इनके जो दशास सिस्टम बहुत अथेंटिक है और बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। और एक पैदाइशी जायचे का योग सारी ज़िंदगी आप पे असरअंदाज होता है। ट्रांजिट पे भी आपके इफेक्ट्स आते हैं, लेकिन मेजर जो इफेक्ट्स हैं आपके पैदाइशी जायचे के होते हैं। तो इसलिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में या किसी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में भी हो, पैदाइशी जायचा बनवाना ज़रूरी है। उसके बगैर आप ही नहीं समझ सकते एस्ट्रोलॉजी को। ये जो आप अखबारों में पढ़ते हैं आज का दिन कैसा रहेगा, महीना कैसा रहेगा, ये एक ट्रांजिट डेट होती है। इसका आपके असल जायचे से कोई ताल्लुक नहीं होता। असल जायचा उसी वक्त ही बनता है जब आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ हो, उसी से ही एनालिसिस होता है। और वो जायचा सारी ज़िंदगी आप पे प्रिंट हो जाता है, सारी ज़िंदगी अपने असरात रखता है। हर खुशी, गमी, परेशानी उसके अंदर मौजूद होती है और उसी से ही असल रेमेडीज़ निकलती हैं। बहरहाल इस वीडियो में हम एक्वेरियस के लिहाज से, मून साइन और स्टैंडर्ड वाइज दोनों लिहाज से डिस्कस करेंगे। ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है और 2025 आपकी ज़िंदगी को बहुत ट्रांसफॉर्म करेगा। वैसे भी एक्वेरियस वाले आपको जितने झटके लग चुके हैं माजी में, जब से साढ़े आपकी शुरू हुई है, और साढ़े के तकरीबन आप 5.5 साल गुजार चुके हैं। और 30 मई से सैटर्न अगले आपके तीसरे घर में, दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएगा। तो साढ़े का तीसरा फेज शुरू हो जाएगा। जो साढ़े जो उतरती साढ़े है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक चढ़ती साढ़े होती है और एक उतरती साढ़े होती है। उतरती साढ़े भी बहुत ज़्यादा कई लोगों को बना भी जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट देखा गया है कि सैटर्न ने 5 सालों में जो आपको ट्रेनिंग दी होती है, अगर आपने उसके मुताबिक अपने आप को ढाल लिया तो उतरती साढ़े आपको रिवॉर्ड भी देती है। यह फार्मूला हर एक के नहीं है, लेकिन परसेंट टू परसेंट वेरी करता है। पैदाइशी जायचे में ज़ुहूल की पोजीशन देखनी पड़ती है, प्लस दूसरे घर में कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं, उनके साथ कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं, आगे पीछे कौन से, अगले घरों में कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं, और कौन से प्लैनेट्स एस्पेक्ट्स डालेंगे सैटर्न के ऊपर। मुकाबले की नज़र तो नहीं है, तरबी की नज़र है, ट्राइन की नज़र है। बहुत सी चीज़ों को देखने के, वैल्यूएट करने के बाद पैदाइशी जायचे में अष्टक का चार्ट में सैटर्न के कितने पॉइंट्स हैं, बहुत सी चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद फिर सैटर्न का तज्ज़िया किया जाता है। आमतौर पे ये एस्ट्रोलॉजी को मजाक बनाया जाता है कि आपका सन ज़ोडिक देखा और हर बंदा खुशखबरी की बताने, खुशी की बातें बताना शुरू कर दिया। आप यूट्यूब पे जितने भी चैनल उठा लें, मोस्टली जो हैं ये 70-80% चैनल जो है एस्ट्रोलॉजी के, वो आपको बताएंगे कि आप करोड़पति बनने लगे हैं, आपका ये जैकपॉट लगा, अगला महीना आपकी ज़िंदगी को ये कर देगा, आपको बहुत तरक्की देगा। ये चीज़ें जो है रियलिटी से डिफरेंट होती हैं और इसी वजह से एस्ट्रोलॉजी बदनाम है। खुशी के लिए तो हम देख लेते हैं, लेकिन उसका हकीकत से कोई तल्लुक नहीं होता। तो पैदाइशी जायचे में असल चीज़ एनालिसिस होता है कि आपका असल जायचा कहाँ खड़ा है और दशा कौन सी चल रही है, अंतर्दशा कौन सी चल रही है, योग कौन से बने, उसी की बेस पे आपका एनालिसिस होता है। तो इस साल की इंपॉर्टेंट डेटें बताने लगा हूँ, उन डेटों को नोट कर लें, उसके मुताबिक अपने साल की प्लानिंग कर लें, तो आपको समझने में बहुत कुछ आसानी हो जाएगी। सबसे पहले जो जुपिटर शिफ्ट हो रहा है, जुपिटर अभी मैं डेटें बताऊंगा, फिर उसके बाद घरों के लिहाज से उसका रिजल्ट भी बताऊंगा कि वो रिजल्ट आपकी ज़िंदगी पे क्या इफेक्ट डालेगा। सबसे पहले स्यारा मुश्तरी, जो कि किस्मत का सितारा है, नसीबावरी का सितारा है, ज़िंदगी में बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन और खुशहाली और मुस्बत तब्दीली लेके आता है, पॉजिटिव वाइब्स लेके आता है। जुपिटर जेमिनी में आएगा 14 मई को, और उसके बाद दोबारा ये शिफ्ट होगा कैंसर में, जो कि उसका शर्फी बुर्ज घर होता है। यहाँ पे इसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है। तो 18 अक्टूबर को यहाँ पे शिफ्ट होगा। 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक ये आपका कैंसर में रहेगा, फिर दोबारा रिवर्स होगा और 5 दिसंबर को जेमिनी में आएगा। राहु जो है 29 मई को एक्वेरियस में आएगा, और केतु जो है आपका लियो में आएगा 29 मई को। ये चीज़ है, इनकी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी तब्दीली आएगी। और सैटर्न जो है 30 मई को बुर्ज हौत में आएगा। ये यहाँ से तीसरा आपका फेज शुरू हो जाएगा साढ़े का, जिनका मून साइन है स्पेशली, और स्टैंडर्ड वाइज भी इफेक्ट करता है। और स्टैंडर्ड वाइज अगर आपका जायचा अच्छा है, अगर आपका जायचा अच्छा है, सैटर्न अच्छा है, तो आपको बूस्ट भी करता है ये चीज़ है। तो डिपेंड करता है, वेरिएशन हर एक पे एक जैसा इफेक्ट नहीं आता, परसेंट टू परसेंट वेरी करता है। उसके बाद कमरी बुर्ज जो है, पहला कमरी ग्रहण 13 14 मार्च को लगेगा। शमसी ग्रहण 29 मार्च को लगेगा।
फिर कमरी ग्रहण 7-8 सितंबर को लगेगा, और शमसी ग्रहण जो है 21 सितंबर को लगेगा। ये डेटें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इन डेटों को बताने का मकसद ये है कि इन डेटों से 15-20 दिन पहले या 15 दिन बाद इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं आपकी लाइफ में, शादी गमी जो भी मामला हो, डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वैरी, लेकिन डेटें इंपॉर्टेंट होती हैं। इसमें इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग करते हैं, फैसला करते वक्त, ज़मीन जायदाद, सफ़र, ट्रैवलिंग जो भी करते हैं, इन डेटों को, मेजर ट्रांजिट को देखते हैं। बाकी प्लैनेट्स भी इफेक्ट डालते हैं, लेकिन मेजर ये इफेक्ट्स डालते हैं चीज़ें। तो अब ये घर किन घरों में इफेक्ट करेंगे, किन घरों में इसका रिजल्ट आएगा। सबसे पहले जो है आपका सैटर्न की हम डिस्कस करें। दूसरे असेंडेंट में बैठा था, और जिनके पैदाइशी जाचे में सैटर्न नेगेटिव थे, उनको तो बहुत शेक किया, उसने हलाया, कारोबारी लिहाज से डिस्टर्ब किया, रुकावटें, ब्लॉकेज, बंदिशें, नहुसत, परेशानी, रिलेशनशिप में खराबी, मुकदमे, औलाद से मसाइल, कोई भी शोबा ले लें, जहाँ जहाँ जिस घरों में उसके इफेक्ट से डिस्टर्ब किया। और जिनका पॉजिटिव था, असेंडेंट वाइज जिनका पॉजिटिव था, उनको बहुत बूस्ट भी किया। तो एक फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है, मैं 60-70 को सजेस्ट करता हूँ मून साइन से, यानी कमरी आपका बुर्ज एक्वेरियस हो तो सही 60-70 लगती है, और वो भी ज़्यादा उस वक्त रिजल्ट देती है जब पैदाइशी जायचे में आपका नेगेटिव सैटर्न बैठा हो। तो जैसे 12वें घर में बैठा हो सैटर्न चीज़ है, ठीक है, और छठे घर में बैठा हो चीज़ है, तब भी इफेक्ट करता है। बाज़ हम छठे में बड़ा अच्छा रिजल्ट भी देता है। तो ये डिपेंड करता है, 8वें में बैठा हो तब भी डिस्टर्ब करता है ये चीज़ें। तो डिपेंड करता है कि कौन सी नक्षत्र में बैठा है, कौन सी डायरेक्शन में बैठा है, घर में बैठा है, उसके स्कोर कितने, डिग्री कितनी है, बहुत से एस्पेक्ट्स को देख के फिर उसका एनालिसिस किया जाता है। सैटर्न के बाद दूसरा जो है आपका जुपिटर, जो शिफ्ट हो रहा है आपका, वो 14 मई से आपके 5वें घर में आ रहा है, ठीक है। और ये बड़ी तब्दीली, मुस्बत तब्दीली है चीज़ है। और आपका पहले जुपिटर आपका 4th हाउस में बैठा था, यहाँ पे इसको ट्रैक्शन स्ट्रेंथ मिलती है, भी आपको ज़मीन प्रॉपर्टी के लिहाज से कई लोगों को बहुत बेनिफिट देके गया होगा। अब ये जो है आपका 5th हाउस में आएगा, ठीक है। 5th हाउस में टाइन बनेगा 14 मई को, 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक रहेगा। तो लगन से 5वें घर प्राइम बनेगा, आपकी तख्लीकी सलाहियतों में बेहतर होगा, आपके औलाद, मोहब्बत, नाम के मामले बूस्ट लग सकता है, कोई आपका जैकपॉट लग सकता है, जंप लग सकती है, आपका कोई गैबी मदद से सपोर्ट मिल सकती है, आपके रिज़्क में इजाफा हो सकता है, कोई ज़िंदगी में कोई ऐसी ख्वाहिशात की जो तकमील है वो नहीं हुई थी वो हो सकेगी, सारे मामलों में बेहतरी आएगी। प्लस जो घर में जब जुपिटर आएगा यहाँ पे, तो आपको बिजनेस के लिहाज से भी मामला में आसानी पैदा करेगी। बिजनेस से ज़्यादा आपको ये जॉब के लिहाज से आपको सपोर्ट करेगा। जॉब के लिहाज से आपको कोई लोन ले सकते हैं, लोन में की जो किस्तें रहती हैं वो दे सकते हैं, या लोन लेने में आसानी पैदा हो सकती है। साथ काम करने वाले लोगों से कोऑर्डिनेशन बेहतर हो सकता है, कॉम्पिटिटर्स पे हावी हो सकते हैं, उनके साथ अच्छी केमिस्ट्री भी बन सकती है कि आप ग्रोथ एक्सपेंशन हासिल कर सकें। तो सारे मामला में प्लस पॉइंट है ये चीज़ें, जुपिटर का आपको बेनिफिट मिलेगा ये चीज़ है। और आपका जुपिटर यहाँ पे 6th हाउस में है, कुछ हेल्थ के लिहाज से रिलेटेड भी जो इश्यूज थे वो भी रिजॉल्व हो सकेंगे चीज़ें, तो ये मामला में भी बेहतरी आएगी इस तरह। इसके बाद जो है जुपिटर जो है आपका ये दोबारा 5th हाउस में आएगा जो 18 अक्टूबर को। तो यहाँ पे 18 अक्टूबर के बाद जो आएगा ये दोबारा 5 दिसंबर को, तो फिर दोबारा 5वां घर एक्टिवेट हो जाएगा। आपको क्रेडिटी, औलाद, मोहब्बत, नाम, स्टॉक से इन मामलों में बेनिफिट होगा। महदूद कैलकुलेट करके ना, ये महदूद तरीके से इन्वेस्टमेंट करें, अपॉर्चुनिटी मिलेंगी आपको, लेकिन एकदम ब्लंडर नहीं करना। आपने देखना है कि पहले आपके में योग बन रहे हैं तो फिर उनको आगे लेके चलें चीज़ें। तो ये आपको टाइम अच्छा गुजरेगा, और आपको रुकावटों के बावजूद भी, ब्लॉकेज के बावजूद कोई ना कोई तरह सपोर्ट जरूर करेगी, बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद जो है अगला राहु केतु की हम पोजीशन देखी जाए, तो राहु आपके जो 1st हाउस में आएगा, और केतु जो 7th हाउस में। ये चीज़ बड़ा हसास है और बहुत मुताद रवैया को ज़ाहिर करती है। राहु जो है, हालांकि एक्वेरियस का भी इसको हाकम समझा जाता है, एक्वेरियस भी जो है राहु को कंट्रोल करता है, ये राहु एक्वेरियस से रिलेटेड है। जिस तरह एक्वेरियस का जो असल सितारा जो है ज़ुहल है, लेकिन राहु को भी यहाँ पे कंफर्टेबल समझा जाता है, यहाँ पे उसको एक्सॉल्टेशन हालत में भी समझा जाता है। उसका इसके साथ, इस घर के साथ, एक्वेरियस के साथ बड़ा कनेक्शन, और यहाँ पे राहु आके बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं। राहु बेसिकली जो है आपके जो एयर साइन है उसमें आके बड़ा अच्छा रिजल्ट देता है इस चीज़ है, और एक्वेरियस भी एयर साइन है। इसके साथ जो है आपका केतु जो है आपका 5 साइन है, ये चीज़ है।
लेकिन यहाँ पे लियो में जब आएगा, फायर साइन में आएगा, लेकिन एक मसला होगा कि घर में जब केतु साथ में घर में आता है तो शरीक के साथ डिटैचमेंट पैदा होता है, मिसकम्युनिकेशन पैदा होती है, लड़ाई झगड़े इख्तलाफात होते हैं और बाज़ औक़ात अलहदगी तक भी चला जाता है। अब डिपेंड करता है कि आपको पोजीशन में केतु की पोजीशन क्या और साथ में घर का डिपोजिटर की क्या पोजीशन है, उसके क्या हालात वाक़यात हैं, साथ में घर की पावर क्या है, उसके कितना स्कोर बनता है, किसी कितनी एनर्जी है कि वो उस केतु की एनर्जी को बैलेंस कर सकता है कि नहीं, बर्दाश्त कर सकता नहीं कर सकता। तो अगर, क्योंकि ये बेसिकली राहु केतु मैलेफिक्स में ही आते हैं, तो मैलेफिक्स जहाँ भी जाते हैं ये अचानक स्विच करवाते हैं चीज़ों को। अच्छा, केतु वैसे की चीज़ों को कट ऑफ कराता है, तो सातवें घर में कट ऑफ कराएगा तो शरीक से कट ऑफ करा सकता है, पार्टनरशिप कट ऑफ हो सकती है, इन चीज़ों में मुताद रखिए। प्लस अगर जो शादी करना चाहते हैं तो ये देखे करें कि उनको ऐसा शरीक मिल सकता है बहुत स्पिरिचुअलिटी लिहाज से एक्टिव होगा, नमाज रोज़ा इन चीज़ों की तरफ मूवमेंट होगा। और बाज़ औक़ात ऐसी हालतों में ये उस असल पर्सनैलिटी को जज करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि लोगों ने मज़हब का भी लबादा उड़ाता है। इसलिए राहु केतु जब एक्सेस में आते हैं तो मैं खुद से सजेस्ट करता हूँ कि आप रिलेशनशिप बनाने लगें, शादी करने लगें, कोई रिश्ता तय करने लगें या कोई भी मामला तय करने लगे तो पहले उसको बरीक बीनी से तजिया करें, कंपेटेबिलिटी चेक करें, प्लस उसको ये चेक करें कि वो असल उनकी ग्राउंड रूट्स कहाँ हैं, उनका ख़ानदानी पस मंज़र सारा एनालिसिस करने के बाद फिर फैसला करें। जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें, क्योंकि शादी जो आपकी फॉर द लाइफ आती है। और प्लस ये फर्स्ट और सेवंथ का केतु का एक्सेस होता है, ये पेंडिंग कर्मा एक्सेस भी है। पेंडिंग कर्मा का मतलब कि ऐसे जो मैंने अक्सर जायजे देखे उसमें राहु केतु जब एक्सेस में आते हैं तो वो ऐसी शादियाँ डिटैचमेंट, अनसेटिस्फाइड, डिस्टर्ब, मेंटली इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, फिजिकल इंटीमेसिटी का मतलब होता है रिलेशनशिप में मसाइल आते हैं, तो ये सारे इश्यूज आते हैं। बेहतर ये है कि राहु केतु यहाँ से गुजर जाए तो फिर शादी करें, अगर बहुत जल्दी हो तो उसकी रेमेडी कर लें। राहु केतु को तिलिस्मत बना सकते हैं, उसके मखसूस सदकात होते हैं, कस्टमाइज सदकात जो उसकी से निकलेंगे उसके मुताबिक करें तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये चीज़ें करने से बेहतरी होगी आपके मामला में चीज़ है। तो मेजर प्लैनेट्स को हमने डिस्कस कर लिया, सैटर्न को डिस्कस कर लिया, जुपिटर को और राहु केतु को, और आपको ग्रहों की डेटें भी बता दी। रेमेडी के लिहाज से सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये बार आपको क्रश करने के लिए है कि जैसे मशीन क्रश करती है उसके बाद उसका जूस निकलता है, किसी भी चीज़ को जूस है, और जूस उसका जो नेक्टर होता है वो मेन चीज़ वही होती है लाइफ को, जो कि हम जैसे किसी फल का जूस निकालो तो उसको पहले क्रश होना पड़ता है, सेब का निकालें, गाजर का निकालें जूस, उसको क्रश होगा तो फिर उसका नेक्टर निकलेगा, जूस निकलेगा, और वो जूस हमें ज़िंदगी में एनर्जी देता है, ग्रोथ देता है। इसी तरह सैटर्न जब क्रश करता है तो लोग कहते हैं, वो लोग हाथ पैर फूल जाते हैं कि बंदिश होगी, कोई ब्लॉकेज की तरफ भागता है, ये चीज़ें कोई बाबों की तरफ भागता है, कुछ ऐसा कहता है। सबसे आसान रेमेडी ये सैटर्न कहता है डिसिप्लिन इख्तियार करो, मेहनत करो, जहाँ भी जो कमी है उसको पूरा करो, फिर मैं आपको उस तरह बढ़ देता हूँ। तो आप भी इन रेमेडीज़ को करें। सदकात की दूसरी रेमेडीज़ भी हैं, सैटर्न की दूसरी रेमेडीज़ भी हैं। काले मार्च का सदका, सरसों को तेल का सदका दे सकते हैं, काले तेल का सदका दे सकते हैं, या फत्ता या रजाकों का की रेमेडी ये विद पढ़ सकते हैं 800 मरतबा इशा के बाद। तो ये जनरल रेमेडीज़ है। कस्टमाइज रेमेडी जो आपके जायचे में निकलेगी सैटर्न की पोजीशन देखने, सैटर्न किस साइन में है, अर्थ साइन में, वाटर साइन में, फायर साइन में, किस साइन में, उसके मुताबिक उसकी कस्टमाइज रेमेडी निकलेगी। तो इन चीज़ों को इख्तियार करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसमें कोई बात ना समझ तो दिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपका शुक्रिया। एम एस शामी।